नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। चंद्रशेखर आजाद जो कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं और नगीना से बिजनौर जिले की नगीना सीट से लोकसभा के सांसद हैं। दलित कम्युनिटी से आते हैं, बहुजन समाज में काफी चर्चित चेहरा हैं, युवा सांसद हैं। उन्होंने संघर्ष करके समाज में एक जगह बनाई है और पूरे देश में बहुजन युवाओं में वो काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं और उनको काफी ज्यादा जो है एक धड़ा बहुत ज्यादा पसंद करता है। अब वैसे तो आमतौर पर अक्सर वो सोशल मीडिया पे चर्चा में रहते हैं, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने शुभांकर मिश्रा एक जर्नलिस्ट हैं, उनके पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू दिया है और उस पॉडकास्ट से एक क्लिप आई है, वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। सोशल मीडिया पर उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में फोन मिलाया है। ये फोन किस लिए मिलाया है, उसके पीछे की क्या मंशा है, बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में फोन करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन जी से मिलने की आखिर उन्होंने इच्छा क्यों जाहिर की। अगर वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन जी से मिलना चाहते थे तो चुपचाप जाके भी आके मिल सकते थे। बहुत सारे नेता उनसे मिलते रहते हैं, बहुत सारे लोग उनसे मुलाकातें करते रहते हैं, कई बार जो है प्रेस रिलीज में आता है, कई बार मीडिया में तस्वीरें आती हैं, कई बार तस्वीरें नहीं भी आ पाती हैं। तो चंद्रशेखर आजाद को अगर बहन जी से मिलना था तो वो चाहते तो जाकर के चुपचाप भी मिल के आ सकते थे और इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से फोन किया, उसकी क्लिप वायरल हो रही है। तो इन सब चीजों के पीछे आखिर क्या वजह है, चंद्रशेखर आजाद का इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में फोन करना, उन सब चीजों के क्या मायने हैं। आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि राहुल गांधी के बयान से लेके, उदित राज के बयान से लेके, चंद्रशेखर आजाद के बयान से लेके, इन सारी चीजों को आपस में आप जोड़ते चले जाएंगे और तो आपको बहुत सारी चीजें सामने निकल करके आएंगी। मैं इन्हीं तीनों बयानों को आपस में जोड़ करके आज आपके सामने बहुत बेहतरीन विश्लेषण पेश करने वाला हूं बहुजन समाज पार्टी को लेकर के। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और एक भारत डेली चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वाले वीडियो को आप ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है वो कमजोर हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है और इन सब चीजों में किन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। बहुजन समाज पार्टी जिसने 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, तब उस समय बहन जी की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। उस समय जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने बताया था कि लोकतंत्र का चमत्कार, जब बहन जी पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी 2007 में, जब वो पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होती हैं। उस समय मान्यवर कांशीराम साहब भी हमारे बीच में नहीं थे। 2006 में ही मान्यवर साहब का निधन हो गया था, परिनिर्वाण हो गया था और उसके बाद बहन जी ने उत्तर प्रदेश जैसे जाति जंजाल वाले सूबे में अपनी योग्यता से, अपने दमखम से, अपनी पूरी क्षमता से, अपनी सूझबूझ से 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार ला करके सबको ये बता दिया था कि वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, सिर्फ दलितों की ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़ी नेताओं में वो शुमार हैं। सोचिए उस समय 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी के पास संसाधन नहीं थे, बहुजन समाज पार्टी के पास मीडिया भी नहीं था, बहुजन समाज पार्टी के पास कोई बहुत बड़े रिसोर्सेज भी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ बहन जी ने उत्तर प्रदेश का माहौल, उत्तर प्रदेश की धरती, वहां की जमीन, वहां का तापमान, वहां का वातावरण, वहां की सियासी हवाएं, इन सबको समझ करके उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया सामाजिक समीकरण, सोशल इक्वेशन बना करके उत्तर प्रदेश में इस तरीके का ताना बाना, सियासी ताना बाना बहन जी बुनती हैं कि बहुजन समाज पार्टी 206 सीटें ला करके अपने बलबूते सरकार बनाती है। बहुत चर्चा बहन जी की होती है, बहुत तारीफ बहन जी की होती है। तब बहन जी की जो शख्सियत है, बहन जी का लोहा है, पूरा देश मानने लगता है। 2007 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो मुझे पूरा याद है उस समय जो है कांग्रेस पार्टी के पास कितने संसाधन है, आप सबको छिपा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़े बड़े
उद्योगपति जो है वो चंदा देते हैं, उद्योगपतियों से फंडिंग होती है। 2007 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उत्तर प्रदेश में उसके पहले जो है समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और उस समय सत्ता विरोधी एक लहर बनी थी जिसमें बीजेपी और कांग्रेस अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश रही थी। लेकिन 2007 में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक नारा दिया गया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबेगा हाथी पर। उस नारे ने लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि फिर उसके अलावा लोगों को हाथी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। बहन जी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होती हैं। 2007 के बाद जब 2009 में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी 19 या 21 सीटों के आसपास जीती थी। मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है इस समय। 19 या 21 सीटें लेकर के आई थी बहुजन समाज पार्टी। तब ये चर्चा होने लगी थी कि अब बहुजन समाज पार्टी जो है वो देश की सत्ता पर काबिज होने जा रही है और मायावती को प्रधानमंत्री बनने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। बहन जी बहुत जल्द देश में अगली प्रधानमंत्री बनने वाली है। 2007 में उत्तर प्रदेश में जैसे ही बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, दूसरे राज्यों में उसका जनाधार बहुत तेजी से बढ़ने लगा था और उसके एक साल बाद मुझे पूरी तरीके से याद है 2008 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी वहां पर 14 से 15% के बीच में वोट शेयर लेकर के आ गई थी और उसके बाद लोग कह रहे थे अब दिल्ली में भी बसपा की सरकार बन जाएगी। खैर परिस्थितियां, समीकरण बदले, लेकिन 2007 में जब बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो उसी समय बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी और बहुजन समाज पार्टी से जिन पार्टियों को खतरा है उन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के साथ लगातार जो है वो छल बल बहुत सारी चीजें और मीडिया में खबरें प्लांट की जाने लगी। मीडिया ने वैसे भी कभी भी बसपा का जो है समर्थन, बसपा का सपोर्ट नहीं किया। उस समय बसपा की सरकार में इतने बड़े बड़े पार्क, स्मारक बने थे और उन सब चीजों का जो है आज भले ही समाज के लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं लेकिन मीडिया उनको बहुत निगेटिव तरीके से दिखाता था बहन जी की सरकार में। तो जब बहन जी बहुत मजबूत होने लगी, बसपा बहुत मजबूत होने लगी तो मीडिया में इस तरीके की बहुत सारी खबरें प्लांट होने लगी, बहुत सारे सामाजिक संगठन बनने लगे, बहुत सारी पार्टियां बनने लगी, बहुत सारे नेताओं को लालच दिया गया। कुछ उस समय सरकार में पैसा बटोरने में लग गए, कुछ को लगा कि अब 5 साल सरकार पूरी हो गई, दूसरी पार्टियों में अवसर तलाशने लगे, कुछ लोग दूसरी पार्टियों में चले गए, कुछ लोग बहन जी के कॉल रिकॉर्ड करने लगे। बहन जी की कॉल रिकॉर्ड को आप समझ रहे हैं मैं किन लोगों का नाम ले रहा हूं। अगला जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो एक वीडियो में बहुत जल्द बनाने वाला हूं बहुजन समाज पार्टी के साथ जिन लोगों ने धोखेबाजी की, फायदा उठाकर गए और उसके अलावा बहन जी को बाहर बदनाम भी किया। एक वीडियो में बहुत जल्द इस पे बनाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें हुई और आपको पता है कि 2012 में बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता से बाहर होती है तो उसके बाद बसपा को ऐसा आघात लगा कि आज तक बहुजन समाज पार्टी उबर नहीं पाई है। अब मेरे कई जानने वाले मित्र हैं, कई मेरे जानने वाले दोस्त हैं, बहुत सारे लोग सामाजिक संगठन बना करके खुद जो है मायावती बनना चाहते हैं, खुद चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी बनाएं और उनके सुप्रीमो बने। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं इस वीडियो में नाम लेकर के उनका महत्व तो नहीं बढ़ाना चाहता हूं। मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्हें मैं जानता हूं, उन्होंने मेरे देखते देखते कई छोटी छोटी पार्टियां, संगठन और दल बनाए ताकि वो चुनाव के समय किसी से सौदेबाजी कर लें, किसी से बार्गेनिंग कर लें, कुछ अपना जो है खरीद फरोख्त उनकी हो जाए, उनका भी कुछ हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो सामाजिक संघर्ष के नाम पर जो है अपनी निजी संपत्तियां बना रहे हैं। खैर ये सब चीजें समय के साथ होती गई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को इस पे जो है इससे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है इसका आप आकलन नहीं कर सकते हैं। 2007 में जब बहन जी की सरकार बनी थी तो आरक्षण, सरकारी नौकरियों में बैकलॉग, इसके अलावा बहुजन महापुरुषों के नाम पर स्कूल, कॉलेज, स्मारक, पार्क, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं तो लोगों के अंदर एक सामाजिक चेतना जगती है, एक स्वाभिमान जगता है। तब उत्तर प्रदेश में वही दलित जातियां जिनको दुत्कार करके रखा जाता था, उन दलित जातियों में बसपा की सरकार आने के बाद एक स्वाभिमान जगता है, एक उनके अंदर स्वामित्व पैदा होता है, एक ऑनरशिप आती है, उनके अंदर जो है एक आक्रामकता आती है कि उन्हें भी अब सत्ता की तरफ आना है, उन्हें भी अब संघर्ष करके जो है सत्ता हासिल करनी है। तो बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही तो ये सब सपने बसपा की सरकार में ही दलितों ने देखे और उसी का नतीजा है कि आज आपको दलितों
कि बहुत सारी पार्टियां मिलेंगी, आज आपको दलितों के बहुत सारे सामाजिक संगठन मिलेंगे। हर आदमी ये कहता है कि बहन जी उसको मिलने का वक्त नहीं देती हैं, बहन जी अपनी अकड़ में रहती हैं, बहन जी किसी से मिलती नहीं है, और बसपा जो है भटक गई है, बसपा मिशन भूल गई है, बसपा नहीं, बसपा जो है वो मतलब बीजेपी से मिल गई है। बहुत सारी ऐसी चीजें कही जाती हैं, लेकिन क्या आप इन सब चीजों के कोई सबूत दे पाएंगे, या फिर आपके पास ऐसी कोई वीडियो, ऐसी कोई तस्वीर है जिनमें बहन जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिल करके कोई जो है समझौता कर रही हूँ, कोई साठगांठ कर रही हूँ? कोई आज तक ऐसा सबूत नहीं है कि बहन जी ने बीजेपी के साथ कोई अंडर टेबल कोई समझौता कर रखा हो। लेकिन हाँ, इन सब चीजों का दुष्प्रचार बहुत ज्यादा किया जाता है। बीजेपी के साथ बहुजन समाज पार्टी ने सरकार जरूर बनाई है, लेकिन वो चुनाव में समझौता करके सरकार नहीं बनाई है। बीजेपी के साथ तब सरकारें बनी हैं उत्तर प्रदेश में जब बसपा के अपने इंडिविजुअल एमएलए हुआ करते थे, और चुनाव के बाद में परिस्थितियां जो बनी उस आधार पर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। लेकिन वो चुनाव के बाद समझौता करके बनी, चुनाव के पहले गठबंधन करके साथ में चुनाव लड़के, इस तरीके का भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी ने आज तक कोई ऐसा समझौता नहीं किया, कोई ऐसी साठगांठ नहीं है। और ना ही बहुजन समाज पार्टी के कोई बड़े नेता इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर बीजेपी नेताओं के साथ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सब चीजों का दुष्प्रचार करके बहुजन समाज पार्टी को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर चलती है। बहन जी सिर्फ और सिर्फ जो है कहती हैं कि उनकी पार्टी में कुछ भी ना रहे, लेकिन अनुशासन हमेशा जिंदा रहना चाहिए। और कई बार इस अनुशासन का बसपा को बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। बसपा अपने उसूलों और सिद्धांतों पर अडिग रहती है। इसकी वजह से चुनाव में दूसरे दल या दूसरी पार्टियां साम दाम दंड भेद अपना करके बसपा को बहुत नुकसान भी पहुंचाती हैं। आने वाले समय की या अभी मौजूदा दौर की जो राजनीति चल रही है, बसपा उस मुताबिक ना चल करके अपने उसूलों और सिद्धांतों पर जो अडिग है, उससे बसपा को नुकसान भी बहुत हो रहा है। लेकिन हो सकता है, कई बार क्या होता है कि जो लीडर होते हैं, बड़े नेता होते हैं, वो दूर की सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आज नुकसान हो रहा है तो इससे नुकसान होने दो, आने वाले समय में उन्हें बहुत बड़ा कोई फायदा दिख रहा होता है समाज के लिए, पार्टी के लिए, तो वो अपने हिसाब से फैसले लेते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी मिशन या मूवमेंट के अनुयायी हैं, और अगर आपने किसी को लीडर मान रखा है, तो आप हमेशा उनके नेतृत्व में चलें। हो सकता है कि आज जो वो फैसला ले रहे हैं वो आपको ना समझ में आ रहा हो सकता है उसका कोई दूरगामी अच्छा परिणाम आने वाला हो। बहुत सारी चीजें हैं। तो अब मैं वापस उस कहानी पे आता हूं जो इस समय चर्चा में चल रही है। सबसे पहले एक बयान दिया गया उदित राज की तरफ से लखनऊ में एक कार्यक्रम में। उदित राज ने कहा कि मायावती जो है वो मिशन और मूवमेंट को भूल गई हैं। मायावती जो है उन्होंने बहुजन आंदोलन का, सामाजिक न्याय का गला घोंटा है, अब उनका गला घोंटने का वक्त आ गया है। उदित राज ने जो बयान दिया, हालांकि उस बयान के बाद उदित राज ने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन उनको धमकियां इतनी ज्यादा मिलने लगी हैं, फोन कॉल इतने ज्यादा आने लगे हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी इस पीड़ा को जो वो झेल रहे हैं, उन्होंने जो है उसको जाहिर भी किया है। उदित राज ने जब बयान दिया तो ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी, उनको पार्टी से बाहर निकालेगी, क्योंकि उन्होंने अनुशासन तोड़ा, उन्होंने देश के सबसे बड़ी बहुजनों के नेता के लिए इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। एक तरीके से अगर कहें तो ये इनडायरेक्टली हत्या की धमकी भी आप कह सकते हैं कि मायावती का गला घोंटने का समय आ गया है। ये हत्या की धमकी नहीं तो फिर और क्या है। खैर, मुझे भी लग रहा था और भी लोगों को लग रहा था कि अब उदित राज का कांग्रेस पार्टी से पत्ता जो है वो कटने वाला है, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं। उदित राज कांग्रेस पार्टी में बने रहे। आश्चर्यजनक बात तो तब हो गई जब उसके अगले दिन जो है उदित राज के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली में एक दलित संवाद कार्यक्रम में भी एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि बसपा भी लोकसभा चुनाव में साथ में आए 2024 के, तो बीजेपी को हटाया जा सके। तो अब आप दो बयान सुनिए, एक उदित राज का और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। तो आप इन दोनों बयानों को जोड़ करके आपको लगेगा कि कहीं न कहीं बीएसपी के खिलाफ दलित संवाद कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बयान दिया, और दलितों से ही, आदिवासियों से जुड़ा एक कार्यक्रम था लखनऊ में, वहां पर
इन्होंने भी एक बयान दिया, उदित राज ने। तो दोनों बयानों को आप आपस में जोड़ करके देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि एक नैरेटिव पैदा किया गया, एक धारणा बनाई गई कि बहुजन समाज पार्टी दलितों की आवाज नहीं उठा रही, मायावती मिशन से भटक गई है, इसलिए अब जो दलित वोटर है उन्हें बसपा को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी के साथ आना चाहिए। अब आप आगे आइए तीसरे बयान पे, चंद्रशेखर आजाद का जो बयान है। चंद्रशेखर आजाद ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बहुजन समाज पार्टी के का जो केंद्रीय कार्यालय है दिल्ली में, वहां पे फोन मिलाया। अब वहां पे आप भी सामान्य तौर पर फोन कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है। तो वहां पर ऑफिस में, बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस में जो लोग बैठते हैं वो फोन रिसीव करेंगे, और अगर आप उनसे ये कहेंगे कि मैं बहन जी से मिलना चाहता हूं, तो वो सामान्य तौर पर आपका नाम और नंबर नोट कर लेंगे और वो कहेंगे आपकी बात जो है वो बहन जी तक पहुंचा दी जाएगी। मैंने भी ऐसा कई बार किया है, मैंने भी बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में कई बार फोन किया, मुझे जब मिलना होता है तो मैं भी ये फोन कहता हूं, उधर से यही जवाब आता है कि आपका नाम और नंबर नोट कर लिया गया है, आपको सूचित कर दिया जाएगा। हालांकि कई बार जो है मुलाकात हो भी जाती है, कई बार नहीं भी हो पाती है। कई बार जो दूसरी लेयर के लीडर हैं उनसे मेरी मुलाकात हो पाती है, बहन जी से डायरेक्ट मुलाकात नहीं संभव हो पाती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर देश की जो है बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उनके पास बहुत कम समय रहता है, वो पार्टी के लिए काम करती हैं, पार्टी का मिशन और मूवमेंट संभालती हैं, देश भर के नेता उनसे मिलने आते हैं, तो कई बार मुलाकात संभव नहीं हो पाती है। तो ये एक सामान्य तौर पर जो है आप भी नंबर लेकर के बसपा दफ्तर में फोन करके ऐसा कह सकते हैं कि आप बहन जी से मुलाकात करना चाहते हैं, और वहां पर आपका नाम पूछा जाएगा, नंबर पूछा जाएगा और सामान्य सा जवाब दिया जाएगा कि आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जो फोन किया है, चंद्रशेखर आजाद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने समाज में एक जगह बनाई है, उनका समाज में एक स्थान है, और उन्होंने जो जगह बनाई है वो संघर्ष करके जगह बनाई है। अब कैसे और किस तरह से संघर्ष किया वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने जगह बनाई है वो संघर्ष करके जगह बनाई है, अपनी अलग एक पहचान बनाई है। उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, उन्होंने जो कुछ हासिल किया है वो सब अपने दम पर हासिल किया है। इसके पीछे चंद्रशेखर आजाद की जो उपलब्धि है, उसके पीछे चंद्रशेखर आजाद का खुद का संघर्ष है। कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, उनको कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो इस मामले में चंद्रशेखर आजाद ने जो कुछ हासिल किया है वो उनका अपना है। लेकिन अब बात आती है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन जी से मिलने की। तो क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद बहन जी से मिलना चाहते हैं? क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी का, आजाद समाज पार्टी का बहुजन समाज पार्टी में विलय करना चाहते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद चाहते हैं कि अब वो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े? क्या चंद्रशेखर आजाद चाहते हैं कि वो अब बहन जी के अंडर में, बहन जी की लीडरशिप में काम करें? क्योंकि आपको याद होगा कि चंद्रशेखर आजाद बिहार में भी जो है अपोजिशन की कई नेताओं के साथ मिल चुके, वहां उन्हें बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली। राजस्थान में भी वो चुनाव लड़ चुके हैं हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर के, वहां उनको सफलता नहीं मिली। उसके अलावा आप आ जाइए हरियाणा में। हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो वो दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर के चुनाव लड़ चुके हैं, उनको वहां भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद अब आ जाइए आप, अभी हाल ही में दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी चुनाव लड़ी, उनको वहां भी सफलता नहीं मिली। अब आइए उत्तर प्रदेश में, अभी हाल ही में मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, वहां पर आजाद समाज पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 6000 वोटों से समझौता करना पड़ा, मतलब वहां भी सफलता नहीं मिली। तो कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद को भी क्या अब इस चीज का एहसास होने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ चलने में ही भलाई है, बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में ज्यादा अच्छा कुछ हासिल किया जा सकता है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद आपको भी वो कई बार मतलब इस बात का, इस चीज को लेकर के बोल भी चुके हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि आज भी उनकी नेता बहन जी हैं, वो आज भी बहन जी को अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं। तो क्या अब उनको इस बात का एहसास होने लगा है कि दो दलित नेता अगर अलग अलग रास्ते पर चलेंगे जिनकी मंजिल एक है, मैं बात आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी की कर रहा हूं और बहन जी की कर रहा हूं, दोनों लोगों की मंजिल एक है, बहुजनों को सत्ता तक पहुंचाना, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना। लेकिन रास्ते अलग अलग होंगे, तो कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद जी के साथ रहेंगे, कुछ लोग बहन जी के साथ रहेंगे, तो इससे समाज का भला नहीं होगा। और अब शायद चंद्रशेखर आजाद जी को भी इस बात का एहसास होने लगा है
तो वो बहन जी से जो है कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, या फिर वो कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि वो बसपा के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। और मुझे लगता है अगर बहन जी उनको बसपा में लाती हैं, बसपा में शामिल करती हैं, बसपा में आजाद समाज पार्टी का विलय होता है, तो ये समाज के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और मेन चीज ये है कि चंद्रशेखर आजाद के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो उनका संघर्ष है, अगर वो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिल जाता है तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जब इसके पहले 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो मुरादाबाद कुंदर की सीट और एक और सीट थी, वहां पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने, आजाद समाज पार्टी ने बसपा से भी ज्यादा वोट हासिल किए थे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद जी का काफी अच्छा प्रभाव है, उनकी काफी अच्छी पकड़ है। तो अगर वो बहुजन समाज पार्टी के साथ विलय करते हैं और उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाती है, तो इससे समाज को और बहुजन समाज पार्टी को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। तो अभी उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव है। कई चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया है। बहुजन समाज पार्टी को भी अब लोगों को जोड़ना है। और चंद्रशेखर आजाद भी कई चुनाव अकेले लड़ चुके हैं, उनको भी बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली है। तो बसपा के पास भी और चंद्रशेखर आजाद के पास भी, दोनों लोगों के पास बहुत अच्छा अनुभव है। तो अगर दोनों शक्तियां आपस में जुड़ जाती हैं तो इससे समाज का बहुत फायदा होगा। फिलहाल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के मुझे यही लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर बहन जी को फोन करके बसपा के दफ्तर में कि वो बहन जी से मिलने का वक्त मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में जगह है कि वो बसपा के साथ आकर के काम करें, बसपा के साथ जुड़ जाएं, बहन जी का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ें। तो अगर ये सब चीजें होती हैं तो इससे समाज का बहुत फायदा हो सकता है। आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।